नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने इस समय एक बात चल रही है कि हाल ही में 23,000 करोड़ का एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। 5 सालों में 28 बैंकों को लगभग 23,000 करोड़ का एक एबीजे शिपयार्ड ने घोटाला किया और इसे भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। इस मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये धोखा इतना समय कैसे छुपा रहा और फिर ये कैसे सामने आया, पैसे को किस तरह डाइवर्ट किया गया और सीबीआई से एफआईआर को दर्ज करने में इतनी देरी कैसे हुई। चलिए आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में खंगालेंगे। जिसे भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है, उसके पीछे एक डूबती हुई जहाज निर्माण कंपनी का हाथ है। 2012 से 2017 की राज्य में हुई है। अब इस धोखाधड़ी का दायरा और पैमाना चकरा देने वाला है। लेकिन जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को पता चला है कि धोखे का मूल बिंदु एक नया तरीका है, जिसे कंपनी ने जाहिरी तौर पर सौदों का एक जाल तैयार किया था, जिसने 28 बैंकों के एक संघ को ही चूना लगा दिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और आईसीआईसीआई जैसे बैंक भी शामिल हैं। अब सीबीआई के अनुसार जो एबीजेएसएल है, इसने बैंकों से कर्ज लेकर उसे कहीं और पहुंचा दिया। कर्ज की राशि से उसने देखा जाए तो विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश किया और संबद्ध कंपनियों के नाम से संपत्तियां भी खरीदी और अपने से जुड़ी कई अन्य पार्टियों को भी ट्रांसफर किया। कंपनी ने जिसका खाता 2013 में एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया था, मतलब एनपीए बन गया था। एनपीए वो खाते होते हैं जब किसी कंपनी के ऊपर देनदारियां बढ़ जाती हैं। कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की अपनी व्यवस्था की शर्तों का उल्लंघन भी किया कंपनी ने। फिर उसमें एक राहत की व्यवस्था होती है, जिसके तहत बैंक या तो कर्जों पर ब्याज दर कम कर देते हैं या फिर भुगतान की अवधि को ही बढ़ा देते हैं। चलिए अब समझते हैं इस मुद्दे से जुड़ा जो एक शोरगुल है या हो हल्ला हो रहा है कि इस केस में देरी बहुत हुई है। एसबीआई ने इस धोखाधड़ी को जनवरी 2019 में पहचान लिया था, लेकिन शिकायत उस साल नवंबर में जाकर दर्ज हुई और एक ताजा और अधिक व्यापक शिकायत अभी तो हाल ही में अगस्त 2020 में दर्ज हुई। लेकिन सीबीआई ने आखिरकार ये केस 7 फरवरी को दर्ज किया और एबीजीएसएल और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को इसमें एक प्रतिवादी बना दिया। अब जांच एजेंसी ने जो एबीजीएसएल के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं ऋषि कमलेश अग्रवाल और पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं संथानम मुथास्वामी और इसके एक और निदेशक हैं अश्वनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवतिया, इन सबको इस केस में प्रतिवादी बनाया गया। इनकी जगहों पर तलाशी भी की गई, जैसे सूरत में, भरूच में, मुंबई और पुणे में कई जगह छापे मारे गए और यहाँ पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। केस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि ये धोखा या ये जो फ्रॉड है इतने समय तक कैसे छुपा रहा और फिर ये कैसे सामने आया, पैसे को आखिर डाइवर्ट किस तरह से किया गया और सीबीआई से एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। ये धोखाधड़ी एक फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान सामने आई है, जिसे अर्नेस्ट एंड यंग एलएचपी, जिसे इवाई भी कहा जाता है, ने जनवरी 2019 में अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच की अवधि के लिए एक ऑडिट किया था। तो एफआईआर के अनुसार इसकी जो प्रति थी उसके उससे पता लगता है कि ऑडिट में पता चलता है कि इस अवधि के दौरान धोखाधड़ी की गई। ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों से ये भी पता चलता है कि धोखाधड़ी फंड्स को इधर से उधर भेजने में, उसके गबन करने में और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के जरिए किए गए, जिसका उद्देश्य बैंक के फंड्स की कीमत पर अवैध तरीके से फायदा उठाना था। अब एफआईआर में ये भी कहा गया कि कुल जो शिपिंग कंपनी है उस पर 22,842 करोड़ रुपए की देनदारी है। इस रकम में से करीबन 7,000 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई के हैं, करीब 3,000 करोड़ रुपए एसबीआई के हैं और 3,500 करोड़ आईडीबीआई के हैं, जिसमें से 1,600 करोड़ की लगभग रकम बैंक ऑफ बड़ौदा की है और 1,244 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के भी हैं। 1,300
25 करोड़ रुपए करीबन एक्सिस बैंक के हैं और 1250 करोड़ रुपए इंडियन ओवरसीज बैंक के हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया के भी 720 करोड़ रुपए के लगभग है। अब इन बैंकों ने 2005 और 2005 से 2010 के बीच में कंपनी को कर्ज दिए, लेकिन घोटाले का पता फॉरेंसिक ऑडिट के बाद ही चला। अब एसबीआई ने अपनी शिकायत में कहा कि ये घोटाला 2011 से 2017 के बीच हुआ है। शुरुआती जांच से ऐसा भी पता लगता है कि कर्जे 2005 से 2010 के बीच स्वीकृत किए गए और ऐसा लगता है कि बैंकों ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की व्यापक जांच किए बिना कंपनी को पैसा दे दिया। जांच की जा रही कि घोटाले की राशि कहीं इससे ज़्यादा या कम हो सकती है, जितनी अभी फिलहाल दिख रही है। अब फॉरेंसिक ऑडिट में जो वन ओशन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है और एबीजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बही खातों पर जो ट्रांसफर हुआ है, तो अगर आप वहां पर देखेंगे कि पैसों को पीएफएल, एक कंपनी है पीएफएस शिपिंग इंडिया लिमिटेड नाम की, और उसको पैसा ट्रांसफर किया गया। अब पीएफएस शिपिंग ने फिर कथित रूप से इन पैसों को एबीजीएसएल के साथ फिर इसको समायोजित कर लिया। एफआईआर में ये भी बात है, लिखी हुई है कि ट्रांसफर संस्थाओं से पता चलता है कि पिछले सालों में एबीजीएसएल ने फंड्स को ओओएसपीएल और एबीजी को ट्रांसफर किया था। अब सीबीआई कुछ कह रही है, सुनिए। सीबीआई ने कहा है कि बैंकों से उधार ली गई जो पैसा था उसका इस्तेमाल कर्जों की अदायगी में किया गया, कंपनी समूहों के दूसरे खर्चों और साख पत्रों के लिए किया गया। इसके अलावा मास्टर रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट किए गए कुछ एबीजीएसएल को अपनी सहायक कंपनियां जैसे एबीजी शिपयार्ड सिंगापुर के द्वारा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट की यूनिट में भी कुछ निवेश किया गया, जिसमें से लगभग 236 करोड़ रुपए का निवेश था। और इसके अलावा कारपोरेट जो डेड रिकंस्ट्रक्शन की तिथि से 2 महीने के भीतर इसको वसूल लेना चाहिए था, उसकी बजाय एबीजीएसएल ने एबीजी सिंगापुर में कथित रूप से 4.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का और निवेश कर दिया, जिसे फिर संभवतः कहीं और पहुंचाया गया। सीबीआई ने अभी शुरुआती जांच में यह भी देखा कि कंपनी ने विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश के लिए अनुमति मांगी थी, जो कारोबार की एक सामान्य प्रथा थी, लेकिन इससे एक बहुत बड़े हिस्से की दिशा कुछ ऐसे उद्देश्यों की ओर मोड़ दी गई जो पहले से घोषित जो ऑब्जेक्टिव थे कंपनी के उससे अलग थे। ऐसा संदेह है कि पैसे का रुख कुछ मुक्त क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया गया होगा। ऐसे संकेत भी पता लगते हैं कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए पैसे या उससे संबंधित जुड़ी हुई पार्टियों ने कुछ संपत्ति खरीदी। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के लिए एबीजीएसएल की वार्षिक रिपोर्ट और बही खातों की अगर समीक्षा की जाए तो ऐसा उनसे लगा है कि एबीजीएसएल ने एरीज मैनेजमेंट सर्विसेज और जीसी प्रॉपर्टीज, गोल्ड क्रॉप प्रॉपर्टीज की समीक्षा अवधि 2007-8 से पहले कुल 83 करोड़ रुपए आवास जमा के रूप में अदा किए और इन संपत्तियों का संबंध संभावित रूप से एबीजीएसएल और इसके प्रमोटर्स से था। एफआईआर में इस बात को भी उल्लेख किया गया है कि इन कंपनियों में जो वित्तीय विवरण की समीक्षा की गई तो उससे पता लगता है कि संपत्तियां उन सिक्योरिटीज डिपॉजिट से खरीदी गई थी जो एबीजीएसएल ने उसी साल उपलब्ध कराए थे। जो बैंक वही खातों पर आधारित है कि 15 और 16 मार्च 2016 को 15 करोड़ और 16 करोड़ रुपए की राशि एबीजीएसएल की ओर से एबीजी एनर्जी को भी भेजी गई। इसके अलावा 31 करोड़ रुपए या बोल सकते हैं 31 करोड़ रुपए की रकम एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से आवास जमा के रिफंड में प्राप्त की गई। अब यहां से ये देखा जाए तो ये पता लगता है कि एबीजीएसएल के द्वारा पहले अदा किए गए आवास डिपॉजिट्स का वास्तव में रिफंड नहीं हुआ और संभावित रूप से सिर्फ सर्कुलर लेन देन हुए। इन लेन देनों से ये संकेत मिलता है कि संपत्तियां जो हैं वो एबीजीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए पैसे से खरीदी गई, लेकिन एबीजीएसएल के खातों में अचल संपत्तियों का हिस्सा नहीं था। एफआईआर में एक आरोप भी लगाया गया कि कंपनी ने लीज, लीव और लाइसेंस के खत्म होने पर मालिकों को दिए गए सारे डिपॉजिट्स वापस ले लिए। ये राशि एबीजी इंटरनेशनल से वापस प्राप्त की गई। बैंक खातों की समीक्षा पर देखा गया कि 300 करोड़ में से 95 करोड़ रुपए अप्रैल 2014 में सर्कुलर ट्रांजेक्शन के जरिए लाए गए।
जिन्हें एक ही तारीख में संबंधित पार्टियों से निकासी और एबीजी इंटरनेशनल की तरफ से भी दिखाया गया है। जहां तक लेन देन का संबंध, ये बहुत एक जटिल केस है। पैसे का भुगतान हुआ है, फिर उसे उन्हीं खातों में लौटा दिया गया, इसके बाद उसे विभिन्न इकाइयों के अलग अलग खातों में भी भेजा गया। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो जहाज निर्माण और मरम्मत के काम में लगी है। कंपनी का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 में कंपनी बनी थी और इसके गुजरात के दाहिस और सूरत में शिपयार्ड्स हैं। इसका जो जो वित्त पोषण है वो 28 बैंकों के साथ कमर्शियल अनुबंध के तहत किया गया था। अग्रणी बैंक है जो आईसीआईसीआई, वो इसका एक अग्रणी बैंक था। एफआईआर में यह भी बताया गया कि कंपनी 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी प्रभावित हुई थी, जिसके नतीजे में वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई थी। एफआईआर में यह भी बताया गया कि एबीजीएसएल ने पिछले 16 सालों में 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया, जिसमें न्यूज प्रिंट वाहक, सेल्फ डिस्चार्जिंग एंड लोडिंग भारी सीमेंट वाहक जैसे जहाज भी बनाए। लेकिन जब वैश्विक संकट ने जहाजरानी उद्योग को प्रभावित किया तो उसकी मार कंपनी पर भी पड़ा। अब इस संकट की वजह से कार्यशील पूंजी की कमी पैदा हो गई, जिससे संचालन चक्र काफी लंबा हो गया और नकदी और वित्तीय समस्या ज्यादा बिगड़ गई। 30 नवंबर 2013 को कंपनी का जो खाता था वो अब एनपीए में तब्दील हो गया। एबीजीएसएल के संचालन को फिर से पटरी पर लाने के कई प्रयास किए गए। इसके तहत मार्च 2014 में सभी ऋणदाताओं के द्वारा एक सीडीआर व्यवस्था के तहत खाते की रीस्ट्रक्चरिंग भी की गई। लेकिन चूंकि जहाजरानी उद्योग गिरावट के अभी तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा था, इसलिए कंपनी के संचालन को पटरी पर नहीं लाया जा सका। व्यावसायिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी, चूंकि 2015 तक उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा था और कोई ताजा डिफेंस ऑर्डर न मिलने की वजह से कंपनी के लिए सीडीआर का पालन मुश्किल हो रहा था। इस कारण से कंपनी निर्धारित तारीखों पर ब्याज और किस्तों का भुगतान नहीं कर पाई। रिस्ट्रक्चरिंग के फेल हो जाने के साथ ही जुलाई 2016 में कंपनी खाते को 30 नवंबर 2013 की पिछली तारीख के प्रभाव से एनपीए घोषित कर दिया गया। अब एसबीआई ने विशेष रूप से यह भी आरोप लगाया कि हो सकता हो कि कंपनी ने कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था को उल्लंघन किया हो, जिसमें कहा गया था कि सभी नगद प्राप्तियों को ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट से होकर गुजरना चाहिए। हालांकि एक घोटाला पहचान समिति ने जून 2019 में एक बैठक में इसकी पहचान कर ली थी, लेकिन एसबीआई ने सीबीआई में अपनी पहली शिकायत नवंबर 2019 में दर्ज की। एसबीआई ने कहा कि प्रक्रिया में देरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। एसबीआई ने यह भी जानकारी जुटाई जाती है जिन मामलों में अच्छी खासी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित हो जाती है, उनमें एक दूसरी शिकायत भी दर्ज की जाती है, जिसमें मामले का पूरा विवरण दिया जाता है, जो एफआईआर के लिए आधार बनता है। इस केस में भी एसबीआई ने एक दूसरी अधिक व्यापक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसे अगस्त 2020 में सीबीआई को भेज दिया गया। अपने बयान में सीबीआई ने कहा कि घोटाले की परिस्थितियों और सीबीआई की जरूरतों पर संयुक्त ऋणदाताओं की कई बैठकों में फिर से विचार विमर्श किया गया और एक दूसरी ताजा और व्यापक शिकायत दर्ज की गई। यहां पर वित्त मंत्री ने भी कहा कि इसमें देरी नहीं हुई, क्योंकि घोटालों के तत्वों को निर्धारित करने में आमतौर से 52 से 56 महीने लगते हैं। तो हमारी वित्त मंत्री के अनुसार इसका श्रेय बैंकों को जाता है कि उन्होंने औसत से कम समय में घोटाले का पता लगा लिया। श्रेय दे नहीं है, इसका मतलब आप समझिए हमारे वित्त मंत्री श्रेय दे रहे हैं कि 52 से 56 महीने लगे और बैंकों ने पता लगा लिया। तो क्या ये संपत्ति वापस आ पाएगी? देखते हैं। हमारे वित्त मंत्री ने यह भी कहा एक फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया है और एक एक सबूत जुटाकर केंद्रीय जांच ब्यूरो को दिया गया। इसी बीच समानांतर रूप से एक एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी प्रक्रिया चल रही है। तो हमारी वित्त मंत्री कह रही कि हमें इसका ज्यादा राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आरबीआई ऑफिस में बैठी हूं, लेकिन शोर मचाया जा रहा है कि किस तरह इस सरकार के नीचे सब से बड़ा घोटाला है। किसी को ये नहीं भूलना चाहिए खातों को सबसे पहले 2013 में एनपीए घोषित किया गया था। एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं हुई है, ऐसा सीबीआई ने भी कहा है और एक सूत्र ने कहा है कि वो हम लगातार बैंक के संपर्क में थे। बहुत सारे जटिल लेन देनों की जांच की जा रही थी, सारे लेन देन संदिग्ध नहीं थे। आपको पहचान करनी होती कि घोटाला कब और कैसे हुआ, जिसमें समय लगता है और जांच अभी भी चल रही है। 2019 में जब घोटाले की पहचान की गई या पहली शिकायत दर्ज किए जाने के समय भी जो कंसोर्शियम के दूसरे सदस्य बैंकों से एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने की भी सहमति
प्राप्त नहीं हुई। एफआईआर में कहा गया कि जून और अगस्त 2020 के बीच सभी हितधारकों के साथ हुई बैठकों में शिकायत दर्ज कराने पर सहमति देने के मुद्दे को उठाया गया और वहां पर सहमति फिर प्राप्त हुई। तो देखना यह होगा कि कैसे इस घोटाले की रकम को बरामद किया जाता है, कैसे इस जहाज रानी कंपनी की संपत्तियों को सील किया जाता है, क्या वो संपत्तियां विदेश में है, क्या सरकार उन कंपनियों को या उन कंपनियों की संपत्तियों को जब्त कर पाएगी, क्या ये जो 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है कि सरकार क्या इस पैसे को वसूल कर पाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे पास वापस लौटेगा। नमस्कार, जय हिंद।